तो इसमें क्या है, acceleration due to gravity of the earth, consider the earth to be a sphere of radius capital R and uniform density rho, then its mass will be। तो हमने ये देखा था कि जब हम मास की बात करते हैं तो मास क्या हो जाता है, मास हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अच्छा, और अर्थ को हमने क्या माना है, हमने माना है कि अर्थ जो है वो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्थ की डेंसिटी जो है उसको हमने रो माना। मैंने लास्ट क्लास में आपको यहाँ तक करवाया था। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर 10 पर, फर्स्ट है एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस। एट पॉइंट्स अबव द अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर अर्थ की सरफेस से ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट्स है, तो वहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाला जाए, वो कैसे निकलेगा देखिएगा। सपोज अ पॉइंट मास m is situated outside the earth at a distance small r from its center. According to Shell theorem, the gravitational force at a point outside the earth is just as if the entire mass of the earth is concentrated at its center. Hence the gravitational force on the point mass m is। देखिए ऐसा होता है, जब हमने कहा कि अर्थ को हमने एक स्फीयर मान लिया है, अर्थ को हमने एक स्फीयर मान लिया है, तो जैसे ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है, और फिर ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर का सेंटर है, और अर्थ का जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल आर है, लेकिन हमने ये कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ से थोड़ी सी ऊंचाई पर है, थोड़ा सा हाइट पर है, तो इसका डिस्टेंस कितना है, अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, तो हमने कहा अर्थ के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है। तो जब इसका अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर दे रखा है, तो न्यूटन का जो शेल थ्योरम है, जो कि मैंने आपको करवाया नहीं, बस न्यूटन का शेल थ्योरम मैंने आपको ओरली बता दिया था, उसकी केवल इतनी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्टली पेपर में पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत केवल इतनी पड़ती है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ मास है, तो वो सारा का सारा मास जो है इट इज़ सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये मान लिया जाता है कि सारा का सारा मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। तो अर्थ का जितना भी मास है ना, वो सारा का सारा ये मान लिया जाता है कि वो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। मतलब अर्थ का पूरा मास m है, और ये मान लिया जाता है कि वो सारा का सारा मास यहाँ पर है, अर्थ के सेंटर पर है। और जिस ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल m है। तो हम ये कहेंगे इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल G, m1 क्या है कैपिटल M, m2 क्या है स्मॉल m, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल r। तो G mm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट विच इज एट अ पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हुए हैं, 7th फ्लोर पर। आप सब लोग कहाँ बैठे हुए हो, 7th फ्लोर पर। तो हम अर्थ के सरफेस से तो 7 फ्लोर ऊपर है ना, वो 7 फ्लोर की जितनी भी ऊंचाई है। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ के सेंटर से जब हमारा डिस्टेंस निकाला जाएगा ना, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ की सरफेस तक का नहीं, वहां तक का जहां पर हम लोकेटेड है, उस डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल दिया। तो ये हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग गया है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है इसको हमने बोल दिया था इक्वेशन नंबर 1, और इस वाली इक्वेशन को हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ पर हमको साफ दिखाई दे रहा है स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक अर्थ का रेडियस है। तो इसमें हमने देख लिया कि स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से ज़्यादा है, ठीक है। पेज नंबर 11 पर आइए, एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। हम एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सरफेस के ऊपर और अर्थ के सरफेस के नीचे कितना कितना निकलेगा वो देखना है। तो सेकंड है एट पॉइंट्स बिलो द अर्थ सरफेस। At points below the Earth's
सरफेस। ठीक है, suppose a point mass small m is located at a point capital P in a mine at a depth d below the Earth's surface. Thus, the point capital P lies outside the sphere of radius small r and inside the shell of thickness d is equal to capital R minus small r. ठीक है, तो suppose a point mass m is located at a point capital P इन अ माइन, माइन समझ गए ना, जो खान होती है, मतलब हमने खुदाई करी और खुदाई करके हम उसके नीचे पहुंच गए, थोड़ा नीचे पहुंच गए, तो ऐसा करा हमने, ऐसे ले लिया, ये मान लिया कि ये अर्थ है, और फिर यहां पर कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर मास जो है पॉइंट P पर जो मास रखा हुआ है वो है स्मॉल m। ठीक है, पॉइंट P पर जो मास रखा हुआ है वो है स्मॉल m। तो अब हमने ये कहा कि भाई ये कितना अंदर है, कितनी अंदर, कितना आपने गहरी खुदाई करी, तो हमने कहा कि अच्छा हमने खुदाई यहाँ तक कर दी, तो खुदाई यानी कि डेप्थ कहाँ से नापी जाएगी, सरफेस से, तो ये हो गया स्मॉल d। और ये कितना बचा, ये बचा कैपिटल R माइनस स्मॉल d, समझ गए होंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल d। ठीक, तो अब क्या करेंगे, और ये जो कैपिटल R माइनस स्मॉल d है ना, इसको हमने बोल दिया स्मॉल r। तो इतना जो रेडियस है, इतना मतलब ये R माइनस d जो रेडियस है, इतने रेडियस को मानकर एक स्फीयर अंदर ड्रॉ कर लिया जाए, हाइपोथेटिकल है ना, इमेजिनरी एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया जाए, तो ऐसे तो हमने एक स्फीयर ऐसे इमेजिनरी एक छोटा स्फीयर अंदर ड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक भी जितना अर्थ का मास होगा, यहाँ तक अर्थ जितनी भी होगी ना, वो जितना भी मास होगा ऐसे स्फीयर का, इट इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि ये जो अंदर जो मैंने एक स्फीयर बनाया है, डॉटेड स्फीयर बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं मास कैलकुलेट करूँ। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, वो देखिएगा जरा। सबसे पहले तो ये है, अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम द आउटर शेल एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन द मास m kept at point P. The inner sphere of radius r exerts a force on point mass small m at point P as if its mass mr is concentrated at the center. Thus the gravitational force on mass m is. तो अब हम ये करेंगे कि ये वाला जो अंदर जो स्फीयर बना है ना, ये जो स्फीयर बन गया है, इसके मास को हमने बोल दिया m स्मॉल r। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका मास तो हमें पता ही है, वो है स्मॉल m। तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m इज gravitational force on mass m is F is equal to gm into mr अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। ये हो गया, वेयर mr इज इक्वल टू मतलब ये जो अंदर जो स्फीयर बना हुआ है इसका मास कैसे निकलेगा, mr इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। समझ गए? नहीं समझे? भाई मैं इस स्फीयर का मास निकालना चाहता हूँ, तो इस स्फीयर का मास का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। तो ये जो अंदर जो स्फीयर बना है, ये जो अर्थ के अंदर का जो ये स्फीयर बना है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r स्मॉल r, इसके रेडियस को स्मॉल r ही तो बोला है अंदर वाले के, है ना। तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया, और उसमें हमने डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी, है ना, अर्थ की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ तक बताएं भाई, ऑनलाइन वालों को क्लियर है इतना? भास्कर, अभिका, आरुष, ठीक है। तो मैंने मास निकाला है कैसे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ना ऐसे लिख देंगे इसको, mr इज इक्वल टू 4/3
4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब रो है, तो हमने क्या करा, हमने इसको कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, ताकि जो एक्सप्रेशन है वो सेम बना रहे। ठीक है, अच्छा जी, 4/3 पाई आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करा क्यों? क्योंकि 4/3 कैपिटल आर क्यूब ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा पूरे के पूरे अर्थ की वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/3 कैपिटल आर क्यूब इंटू रो, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ के बराबर। mr इज इक्वल टू mr इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब इंटू कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया। अच्छा, तो कैपिटल M इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, देयरफॉर F इज इक्वल टू कैपिटल G, इसमें हम एक काम करेंगे, कैपिटल G स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, इसको तो अलग ले लेंगे, इसको तो अलग ले लिया, और जो mr है वो ये हो जाएगा स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बस एक स्मॉल आर बचा, तो ये GMM अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, है ना। ये कब है ये कब है, जब आपने एक गड्ढा खोद दिया और उसके अंदर अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, अभी आ रहा हूँ, चल 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 अंदर से अंदर जा, आजा आजा बेटा आजा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। थर्ड देखिएगा, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, ये देखते हैं जी। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 12 पर, एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो जब अर्थ के सरफेस की बात करेंगे तब क्या होगा, तो देखिएगा पेज नंबर 12 पर क्या है, इफ द पॉइंट मास स्मॉल m इज सिचुएटेड ऑन द अर्थ सरफेस देन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो अगर मान लीजिए हम ये कहें कि भाई यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर जो पॉइंट मास है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर था, यहाँ पर पॉइंट मास कहाँ था, अर्थ की सरफेस के अंदर था। लेकिन अगर पॉइंट मास अर्थ की सरफेस पर ही आ जाए तो हमारा जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो एट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस
स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास m इज, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे में क्या हो जाएगा, कैपिटल F इज इक्वल टू, क्या निकाला है, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर क्यू, जी एम एम अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और स्मॉल आर की जगह आपने कैपिटल आर ही लिख दिया, इससे कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर बचा। तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, वो अभी नीचे थोड़ा बिजी हूँ, फिर कभी करेंगे बात। लिखिएगा, सपोज द मास m एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन स्मॉल g, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने कहा जो मास स्मॉल m है, अगर इसका एक्सेलरेशन स्मॉल g है, तो स्मॉल g क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम ये जानते हैं f किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम जी, है ना। तो अब अगर दोनों इक्वेशंस को, F फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की एक तो वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, अगर दोनों को कंपेयर करा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए, नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचो, ठीक है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का ये तरीका होता है, दिस गिव्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे निकाल सकते हैं, दोनों में रिलेशन है। सिर्फ अर्थ की बात नहीं है, अगर मान लीजिए हम मून पर भी पहुंच जाएं, तो मून के लिए भी, मून का अगर मान लीजिए रेडियस दे रखा है और मून का मास दे रखा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ये तो सेम रहने वाला है ना, ये तो वही रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ मून दे रखा है, मास ऑफ और रेडियस ऑफ मून दे रखा है, तो मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर कितना होगा वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। जुपिटर का दे रखा है तो वो भी निकाला जा सकता है। अच्छा जी, फिर है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो इसमें क्या है कि अगर मास की बात करी जाए तो स्मॉल जी इज इक्वल टू, हम ये जानते ही हैं कि स्मॉल जी जो है वो क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू होती है, तो अब यहाँ से अगर मास ऑफ अर्थ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। तो मास ऑफ अर्थ इस तरह से निकल गया। सिंस वी नो द वैल्यूज ऑफ स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैपिटल आर क्या, रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज डाल दी यहाँ पर, ठीक है, मास निकालने के लिए, मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए। भाई अर्थ का मास किसी वेइंग स्केल पर रखकर थोड़ी मेजर कर लेंगे, इतनी बड़ी है, तो वो निकाला जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 है, कैपिटल आर कितना है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और कैपिटल जी क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू रट लेना सीधा। ये निकालने के लिए आ जाए तो आप यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू 5.97
इंटू 10⁻24 kg, यानी कि 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास हो गया अर्थ का। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, एज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड बाई कैवेंडिश, सो ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू हैव वेड द अर्थ, है ना। तो क्योंकि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो कैवेंडिश नाम का साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले कैलकुलेट करी थी, तो ये माना जाता है कि कैवेंडिश ने ही सबसे पहले अर्थ का वजन लिया था, वेड द अर्थ फर्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं, मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, तो ये तो मास हो गया अर्थ का, याद रखना है 6 इंटू 10⁻24। फिर दूसरा देखेंगे डेंसिटी, तो डेंसिटी में मैंने शायद आपको एक बार पहले भी बताया था कि जब हम अर्थ की डेंसिटी की बात करते हैं ना, तो अर्थ हर जगह से एक जैसी नहीं होती भाई, किसी जगह जंगल है, किसी जगह पानी है, किसी जगह पहाड़ है, किसी जगह रेत पड़ा हुआ है, तो अर्थ हर जगह से एक जैसी नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि अर्थ की पूरे की एक एवरेज डेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, वही निकाल रहे हैं। If the earth is taken as a sphere of radius capital R and average density rho, then its mass would be, अर्थ का मास 4/3 IR³ रो, है ना। तो 4/3 πr³ तो हो गई इसकी वॉल्यूम, और रो क्या हो गई इसकी डेंसिटी। ठीक है, अच्छा, अब मास हम एक तरह से और निकाल चुके हैं, GR² अपॉन कैपिटल जी, बट GR² अपॉन कैपिटल जी। ठीक है, अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए भाई, मास ये भी है, GR² अपॉन कैपिटल जी ये भी है मास, है ना, और मास ये है ही, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ये होता ही है। तो दोनों को अगर कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, GR² अपॉन कैपिटल जी इज इक्वल टू 4/3 πr³ रो, एक आर बचा केवल। ठीक है, और बस इतना, मुझे रो निकालना है, तो रो क्या हो जाएगा यहाँ से, रो इज इक्वल टू 3G, 3 इंटू जी और 4πr, ये नीचे आ जाएगा, और कैपिटल जी है ही, 4πr और कैपिटल जी, 4πr कैपिटल जी। अब इनकी सबकी वैल्यूज डाल दीजिए यहाँ पर, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 4, और पाई कितना है 3.14, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ कितना था 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, और कैपिटल जी यहाँ इतनी तेज आवाज़ आ रही है, नीचे कितनी तेज आ रही होगी। हाँ, ये रोड पर निकल रही होंगी कुछ झांकी वगैरह। अच्छा, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको याद रखना सीधा 5497, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना आपके बस की बात नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा पेपर में। आप इसको याद रख लेना, 5497 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जिसको अप्रॉक्सीमेटली 5500 kg पर मीटर क्यूब बोल दिया जाता है। ठीक है, ये एवरेज डेंसिटी हो गई जी अर्थ की। उसके बाद पेज नंबर 14 पर वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, अभी आया मैं।
चलो जी, तो अगला टॉपिक है हमारा वेरिएशंस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जैसे वैल्यू होती है ना 9.8, तो वो हमेशा बिल्कुल एग्जैक्टली 9.8 नहीं रहती, थोड़ा थोड़ा चेंज होती रहती है। कैसे होती है वो देखना है। Variations in acceleration due to gravity. Variations in acceleration due to gravity. तो इसमें फर्स्ट देखें वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जाते हैं, धीरे 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 जैसे हाइट बढ़ती जाती है, तो जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जांपल, जो स्काई डाइविंग करते हैं ना लोग, तो उनके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाइट पर ऊपर एरोप्लेन के अंदर बैठे रहते हैं, है ना, और फिर उसके बाद वो पैराशूट वाला वो पूरा बैग वगैरह लगाकर और फिर उसके बाद हवा में कूद जाते हैं। अब जब वो हवा में कूदते हैं उसके बाद वो बहुत देर तक फ्लोट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा हाइट पर पहुंच चुके हैं। अब उतनी हाइट पर अगर किसी चीज़ को नीचे फेंका जाए ना, उतनी हाइट से, ठीक है, तो जब उसको नीचे फेंका जाता है तो उसकी जो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बहुत कम हो चुकी है। स्मॉल जी की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, तो वो उसकी स्पीड बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऊपर से नीचे जाएगा और बस उसको मौका ही नहीं मिलेगा, गिर ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। मतलब अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, तो वो कोई मैग्नेट नहीं है कि एकदम से ठक से किसी चीज़ को खींच लेगा। इतनी पावरफुल फोर्स नहीं है, ठीक। तो क्या है कि जब इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए तो वो फ्लोट करते हैं, पहले फ्लोट करते रहते हैं, करते रहते हैं। फिर उनको जब धीरे 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 लगने लगता है कि भाई अब तुम फ्लोट नहीं कर रहे हो, है ना, अब तुमने ना गिरना शुरू कर दिया, अब तुम बहुत तेज़ी से जा रहे हो नीचे। फिर उसके बाद चलते रहते चलते रहते, जब उनको दिखाई देता है कि हाँ भाई अब हम अर्थ के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, ठीक है, तब वो अपना उसका पैराशूट ऑन कर लेते हैं और फिर नीचे लैंड कर जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या, इस चीज़ से ये समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचने के बाद स्मॉल जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, कम होती है। उसी चीज़ को अभी प्रूव करके देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिएगा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट ए ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ विल बी। तो जब मैं किसी पॉइंट की बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि यहाँ पर अर्थ के सरफेस की बात करते हैं, तो हमने अभी अभी ये प्रूव करके देखा कि अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो ये ऐसे निकलता है, GM अपॉन कैपिटल R स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये अर्थ है और अर्थ का सेंटर है ये। अर्थ का मास कैपिटल M है, अर्थ का मास है कैपिटल M। तो वो जो पूरा मास है, इट इज सपोज्ड टू बी एट इट्स सेंटर, कि सेंटर पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है, ये तो कैपिटल R है, अर्थ का रेडियस। और फिर ये वाला पॉइंट, इसको बोल दिया पॉइंट A, इसको बोल दिया पॉइंट B, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये हाइट है, कितनी हाइट पर ऑब्जेक्ट है, ये हाइट है। अच्छा, तो इस जगह पर पॉइंट A पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू स्मॉल g है, जो हम निकाल चुके हैं, कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर धीरे 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 हाइट पर गए, हाइट पर गए, तो हाइट h पर पहुंचे, तो इस पॉइंट पर आकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो गई, GH।
इस पॉइंट पर आकर g सबस्क्रिप्ट में h, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, gh हो गया। इतना क्लियर है। अब वो gh कितना है वो मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है कि स्मॉल g एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द surface of earth, small g is equal to gm upon r square, ये होता है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। If gh is the acceleration due to gravity at a point b at a height h from the earth's surface, तो gh is equal to क्या हो जाएगा, gh is equal to gm upon r प्लस एच का होल स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, अगर मैं एक हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहता हूँ तो उसमें अंतर किस चीज़ का पड़ेगा, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई फर्क पड़ेगा उस पर, कहेंगे नहीं वो तो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। कैपिटल एम अर्थ का मास, उस पर कोई फर्क पड़ेगा, हम कहेंगे नहीं अर्थ का मास भी सेम है, ठीक है। लेकिन जो ये अर्थ के सेंटर से और यहाँ तक का डिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा r प्लस स्मॉल एच, तो r प्लस स्मॉल एच का होल स्क्वायर, ये हमने कर दिया, ठीक है। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, आपको इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 2 देखिएगा क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी, जी क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो इसमें आप ये देखेंगे कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर gm और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर भी gm, कैंसिल आउट हो गया। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 इंटू आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, और जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी एच अपॉन जी कितना हो गया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। यहाँ तक बता दीजिए, सभी को क्लियर है, सिर्फ डिवाइड करा है। ऑनलाइन बताएं भाई, आरुष, अविका, भास्कर, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूँ। तो जी एच अपॉन जी, अब यहाँ पर ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर में जैसे आर प्लस एच है ना, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर के अंदर ही आर कॉमन ले लेंगे। ऐसे लिख रहा हूँ मैं, जी एच अपॉन जी, ऊपर तो आर स्क्वायर है ही, नीचे आर है, आर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए क्या है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर ही मैंने आर कॉमन ले लिया तो ये 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन आर। कॉमन लेने का मतलब होता है उस टर्म से डिवाइड करना, सभी टर्म्स को डिवाइड करना। तो जब आर कॉमन ले रहा हूँ तो आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, 1, और एच अपॉन आर तो एच अपॉन आर ही रहेगा, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने वही करा है, ये कर लिया। अब देखिए ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, एक आर और एक ये ब्रैकेट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 हो जाएगी। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -2, 1 प्लस एच अपॉन आर की होल पावर -2।
अब देखिएगा, एक्सपेंडिंग आरएचएस बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम यूज करके अगर हम किसी को भी ऐसे टर्म को एक्सपेंड करते हैं तो क्या है, आपको पूरा बाइनोमियल थ्योरम करने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर बायोलॉजी वालों को। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो -2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, GH/G इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस था ना H/R, तो H/R में जब -2 मल्टीप्लाई होगा तो -2H/R हो जाएगा, और प्लस करके लिखेंगे टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ H/R, प्लस टर्म्स containing higher powers of H/R। ये हो गया। अब इसमें क्या होता है कि h जो है ना, जो हाइट है भाई, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर ले जा रहा हूँ, वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम होती है ना। कितनी हाइट पर ले जाओगे, अर्थ के रेडियस से भी ऊपर ले जाओगे क्या, इतनी ऊपर कि आपको अर्थ ही दिखाई देने लगे कि अरे भाई पूरी की पूरी अर्थ, है ना। तो इतनी ऊपर नहीं, ठीक। हमने कहा कि h बहुत छोटा होता है r के कंपैरिजन में। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, तो h इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू कैपिटल R। इट इम्प्लाइज दैट r को इधर ले आइए, H/R इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो H/R बहुत ज़्यादा छोटा है 1 से, तो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है तो कितना है, लगभग ऐसे 0.00001। अब अगर मैं उसकी हायर पावर लूँगा, मतलब उसका स्क्वायर लूँगा, तो वो और भी छोटी वैल्यू आएगी, उसका क्यूब लूँगा तो और भी छोटी। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि भाई पहले सिंपल वैल्यू आती है भाई -2 इधर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद पावर्स बढ़ती चली जाती हैं, इस टर्म की पावर्स बढ़ती चली जाती है बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि हायर पावर्स जो हैं वो नेगलेक्ट करी जा सकती हैं। तो क्या है, सो दैट हायर पावर्स ऑफ H/R कैन बी नेगलेक्टेड, उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो मेरे पास केवल बस यही बचेगा, 1 - 2H/R। पेज नंबर 15 पर आ जाइए, GH/G GH/G इज इक्वल टू 1 - 2H/R। तो GH कितना हो गया, G इंटू 1 - 2H/R, ठीक है। अब G में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो GH की वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी, GH की वैल्यू G से कम होगी या G से ज़्यादा होगी, हाँ सुनिएगा, ऐसा है ये H/R तो 1 से छोटा है, ठीक है। अब उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 1 से छोटा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल H/R इज वेरी वेरी लेस देन 1। नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि हाइट भी पॉजिटिव होती है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पॉजिटिव होता है, तो 1 से छोटा है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन हाँ 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो पॉइंट्स में होगी वैल्यू कुछ। तो मैंने ये कहा कि इफ़ H/R इज इक्वल टू 0.0001, मान लीजिए ये है, ठीक है, तो 2H/R कितना हो जाएगा, 0.0002, ये हो गया। 1 माइनस 2H/R, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.0002। तो 10 - 2 इज 8999, एक तरह से ये हो गया। तो आप ऐसे ही सोचो कि ये तो चलो डेसिमल्स में आ रही है ना वैल्यू। अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे मान लो G में अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो 5G हो गया, ये तो G से बड़ी वैल्यू हो गई, तो G से बड़ी वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर G में मैं 0.5 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 0.5 का मतलब क्या हो गया, 0.5, 5/10, 1 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, G/2। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये तो G से छोटी हो गई, G की आधी हो गई। तो ये है कि या ये जो वैल्यू आ रही है 1 - 2H/R, ये लेस देन 1 आ रही है, ये 1 से छोटी है, तभी तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा। तो ये लेस देन 1 वैल्यू आ रही है, यानी कि डेसिमल्स में आ रही है। डेसिमल वाली वैल्यू को G में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो G से छोटी ही वैल्यू आएगी, बड़ी नहीं आएगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, समझ गए?
Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। तो इसके बाद आप आइएगा पेज नंबर 15 पर। ये हो गया बोथ इक्वेशंस 3 एंड 4 शो दैट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट h। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो इससे समझ में आ रहा है कि धीरे 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 जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो जी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, सेकंड देखेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या है कि अगर हम एक गहराई पर आ रहे हैं तो फिर स्मॉल जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें हमने फिर वही अर्थ बना लेनी है। अर्थ हमने बना ली। अर्थ बनाने के बाद में अब हम एक डेप्थ पर आ गए हैं, जैसे मैंने पहले भी देखा था कि अब हम एक डेप्थ पर आ गए हैं। मान लीजिए ये है डेप्थ और इसको पॉइंट को, अर्थ के सरफेस को मैंने ए बोल दिया। अच्छा, ये अर्थ का सेंटर है। ये अर्थ का सेंटर है, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये अर्थ का सेंटर है जिसको हम ओ बोल देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है डी, डेप्थ है ना। और ये जो बीच में बचा, ये कितना बच गया, यहाँ से यहाँ तक ये बच गया r माइनस डी। ठीक है, तो अब आप क्या करें कि इतने रेडियस को लेकर एक स्फीयर बना दें। इतने रेडियस को लेकर हमने एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि भाई स्मॉल जी के बारे में तो हम जानते ही हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना, जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हो गया कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ एवरेज डेंसिटी रो, देन इट्स टोटल मास विल बी, अर्थ का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम, ये हम पहले भी देख चुके हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये हो गया। अच्छा, अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। देयरफॉर स्मॉल जी इज इक्वल टू, अब कैपिटल जी तो है ही और अपॉन आर स्क्वायर है ही, कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर, और कैपिटल एम की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो, इससे कैंसिल आउट हो गया तो केवल आर बचा, और ये स्मॉल जी की वैल्यू हो गई 4/3 पाई जी आर रो, 4/3 पाई जी आर रो। ये इक्वेशन नंबर 1 बोला था, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम ये कहेंगे लेट जी डी, जैसे हमने हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी एच माना था, तो डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी डी मानेंगे। तो लेट जी डी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट बी एट डेप्थ डी बिलो द surface of earth. A body at B is situated at the surface of inner solid sphere and lies inside the spherical shell of thickness small d. Therefore, a body at B experiences a gravitational force due to inner shaded sphere. ये जो inner shaded sphere है, मैं इसको शेड कर रहा हूँ, तो बॉडी इसी की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। सारा का सारा मास, मतलब मेरे को सिर्फ इतने इनर स्फीयर वाले का मास लेना है। तो हम ये कहेंगे कि मास ऑफ द इनर स्फीयर मास ऑफ द इनर स्फीयर, ये है m डैश,
इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि आर माइनस डी का क्यूब रो, 4/3 पाई आर क्यूब यानी कि आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो। देयरफॉर जी डी इज इक्वल टू जी डी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, वो कैसे निकलेगा। हमने ये कहा कि भाई जब सरफेस था तब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे कि सरफेस पर अगर निकालना है, अच्छा अगर यहाँ पर पॉइंट बी पर निकालना है तो फिर जब सरफेस पर निकाल रहे थे तो सरफेस के अंदर का पूरा मास लिया यानी कि अर्थ का पूरा मास लिया। अब पॉइंट बी निकाल रहे हैं तो इसका जो अंदर वाला स्फेरिकल सरफेस है इसका पूरा मास लोगे, वो हम एम डैश मान रहे हैं उसको। तो जी डी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर, आर माइनस डी का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा g अपॉन आर माइनस डी का स्क्वायर और m डैश कितना हो गया 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब इंटू रो। अब ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। तो वैल्यू कितनी बची, जी डी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी, 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, वही जैसे पहले में करा था। इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो अपॉन 4/3 पाई जी आर रो, रो से रो कैंसिल, जी पाई 4/3 सब कैंसिल आउट हो गया। तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर, ये है। इसमें कहीं बाइनोमियल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको ऐसे ही स्प्लिट कर देंगे। क्या हो जाएगा, जी डी इज इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, तो आर अपॉन आर क्या हो गया 1, यहाँ से जी डी की वैल्यू क्या आ गई, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, यहाँ से भी मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो घटेगा। भाई 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव तो जाने से रहा है ना, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 0 से तो बड़ा ही रहेगा, पॉइंट्स में रहेगा। पॉइंट्स वाली किसी वैल्यू को जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जी से छोटा ही आएगा। ठीक है ना, बस इतना यहाँ तक आप करके आइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराता हूँ। हाँ जी, मैं अभी कह नहीं सकता, मैंने अभी आपकी ट्यूसडे की भी छुट्टी करी थी, है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे को मैं क्लास लूँ। वैसे मुझे काम है, कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी लौटूँ।